नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद और आरसीबी के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 41 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड लीग में आपकी टीम में जगह बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेफ कौन कौन से प्लेयर्स हैं और किस पर हमें रिस्क उठाना है, ये सभी बातें आपको वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्या कुछ पॉसिबल होगा सब कुछ आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी काम दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम है और कुछ और कॉम्बिनेशंस ग्रैंड लीग के, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करें अगर वेन्यू के बारे में, तो मैच होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। पिछला जो मैच इस मैदान पर खेला गया था, 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला जो मैच हुआ था वो हाई स्कोरिंग हुआ था, जिसमें 277 का स्कोर था, जबकि उस मैच में ट्रेविस हेड नहीं खेले थे। और जो दूसरा मैच हुआ था उसमें चेन्नई 163 बना पाई थी, उसे बड़ी आसानी से चेस कर लिया था। अब चूंकि अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो 70 मीटर की बाउंड्री आपको सामने की तरफ देखने मिलती है, और अगर लेग स्टंप और ऑफ स्टंप की बात की जाए तो 65 और 62 मीटर की बाउंड्री आपको वहां पर देखने मिल जाती है। अब पिछले 2 मैचेस को अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें यह देखने मिलेगा कि जब दूसरी टीम ने बैटिंग की यहां पर पहले, तो इतना बड़ा स्कोर नहीं आया, लेकिन जब हैदराबाद ने बैटिंग की थी तो उसने 277 किया था, क्योंकि उसका एक ही मोटिव है कि उन्हें बड़ा स्कोर की तरफ जाना है। अब यहां से अगर बात करें स्कोर करने वाले प्लेयर्स की, तो दोनों मैचेस में मिडिल ऑर्डर ने ज्यादा बेहतर स्कोर किया था। यहां पे क्लासेन का 80 था और यहां पे शिवम दुबे का 45 था। एडन मार्कराम ने 50 किया था, तिलक वर्मा का 64 था। ये दोनों भी मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं। और रही बात दोस्तों पावर प्ले की, तो दोनों मैचेस में पावर प्ले में एक एक विकेट हमने देखा है। चूंकि जो प्लेयर आउट हुआ है उसने भी लगभग ड्रीम टीम में जगह बनाई होगी, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे 76 बन गए थे, यहां पे 80 बन गया था, यहां पे 78 बन गया था। सिर्फ ये मैच था जिसमें 48 रन बन पाया था पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले के अंदर जो 6 ओवर इन्होंने खेले हैं उसमें भी लगभग जो प्लेयर आउट हुआ है वो भी ड्रीम टीम में जगह बनाकर ही आउट हुआ होगा। और अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, तो नॉर्मली यहां पे फास्ट बॉलर्स ज्यादा कमाल कर रहे हैं पिछले दोनों मैचेस की बात करें, या फिर ये कहूं कि विकेट ही नहीं गिर रहे हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 9 विकेट यहां और टोटल 8 विकेट यहां, तो टोटल मिला के 40 में से सिर्फ 17 ही विकेट हमने देखे हैं। और अगर इतने कम विकेट गिर रहे हैं तो बल्लेबाज आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं कि उन्हीं पर आपको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस साल से पहले की बात बता रहा हूं कि ये जो ग्राउंड है ये हाई स्कोरिंग नहीं होता था, ये लो स्कोरिंग मैचेस के लिए जाना जाता था, जहां पे 155 165 हमें देखने मिलता था। चूंकि अब इंपैक्ट प्लेयर भी ऐड हुआ है, पहला, और दूसरा रीजन ये है कि विकेट बहुत फ्लैट तैयार की जा रही हैं, जिस वजह से आप ये स्कोर देख पा रहे हैं। अब जो लास्ट 2 मैचेस खेले गए थे, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि दोनों मैचेस को हैदराबाद ने जीता है। चाहे हैदराबाद ने पहले बैटिंग की हो, चाहे हैदराबाद ने सेकंड बैटिंग की हो, लेकिन दोनों मैचेस जो हैं वो हैदराबाद के खाते में गए। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर बात करें तो जब हैदराबाद ने पहले बैटिंग की थी तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी ने स्कोर किया था। मतलब ये चारों पांचों प्लेयर जो लगातार बैटिंग करने आ रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। लेकिन एमआई की तरफ से अगर देखेंगे तो 34, 30, 64 ये 3 प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया, और एक ये 42 का स्कोर हमने देखा था। ये बीच में एक कमाल का प्लेयर आया था, कौन था आप मुझे इसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 24 किसने किए थे, याद हो तो ही करना, गूगल मत करना। सीएसके की तरफ देखेंगे तो सीएसके ने जब बैटिंग की थी तो ओपनर्स नहीं चले, ये दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए। फिर 35, 45, 31 ये 3 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। तो खास तौर से मिडिल ऑर्डर ने बहुत बढ़िया किया है, जिसमें हम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को काउंट करके चल रहे हैं। तो जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके आप ओपनर रखो या मत रखो, लेकिन 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर आपकी टीम में रख लेना, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जो हमने देखा है हम उसी को अभी मान के चल रहे हैं कि वही आपको फिर से रिपीट देखने मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहां सेकंड इनिंग की, तो क्या है 31, 33, 50 ये 3 खिलाड़ियों ने स्कोर किया, तीनों का बेहतर था। फिर नीचे जरूरत लगी नहीं, या ये भी कह सकते हैं, या फिर विकेट चले गए, ये भी कह लो। वैसे तो जरूरत नहीं लगी क्योंकि तीनों ने काम कर दिया था लगभग। तो ये 3 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हमने देख लिया था। तो कुल मिला के अभी की स्थिति ये है कि टॉप ऑर्डर रखो चाहे मत रखो, लेकिन मिडिल ऑर्डर रख लेना पहली इनिंग के अंदर खासतौर से। और सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में 2, 3, 4
और 1 2 3 ये हमें देखने मिला है। पॉसिबल होता है कि हमें ये भी देखने मिल सकता था कि इसकी जगह ये स्कोर कर देता तो 1 3 4 भी हो सकता था, तो ये आपको देखने मिला। तो कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में 1 विकेट हम जल्दी मान लें और बचा हुआ फिर जो खिलाड़ी हैं वो स्कोर करके देकर गए हैं ठीक ठाक, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये पिछले जो 2 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए उसकी बात हम कर रहे थे। अगर समझ में आया है कि क्या बताना चाहता हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम इस मैदान पर रिकॉर्ड की जरा चर्चा करें तो आपको क्या देखने मिलता है कि अभिषेक शर्मा लगभग 16 का बैटिंग एवरेज है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर हेड मार्कराम ने 40 के एवरेज को मेंटेन किया है और हेनरिक क्लासेन ने लगभग 70 के एवरेज को मेंटेन किया है। ये किस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं? 3 नंबर पर ये आएगा, 4 नंबर या 5 नंबर पे आपको ये मिलता है। फिर ये रेड्डी तो खैर पहला ही मैच खेले थे और शहबाज ने भी एक ही मैच पर बैटिंग की है और अब्दुल समद तो बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं। अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, इनको 3 विकेट मिले हैं 6 पारियों के अंदर और वो तीनों विकेट इन्होंने एक ही मैच में निकाल दिए थे। पैट कमिंस को मिले हैं 4 विकेट, नटराजन को मिले हैं 8 विकेट, भुवनेश्वर कुमार के पास में 43 है। तो एकमात्र लेग ब्रेक है जिनके पास में 8 इनिंग में 10 विकेट हमने देखे हैं और 4 विकेट का हाईएस्ट है। अब वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो जो दूसरी टीम आपको मिलती है आरसीबी की, तो आरसीबी की तरफ से सबसे पहला नाम है डुप्लेसी का, जिनका लगभग 39 का बैटिंग एवरेज है, 150 है और विराट कोहली ने 250 और 100 इस मैदान पर पहले किया है। इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आने वाले प्लेयर कैमरून ग्रीन के पास में 64 रन है। गेंदबाजी में कर्ण शर्मा के पास में 12 विकेट हैं, सिराज के पास में 8 विकेट इस मैदान पर पहले आ चुके हैं। अब जरा बात कर ली जाए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जहां पे आपको ये क्लियर होगा कि ये दोनों टीमें जो गेंदबाजी करती हैं जब, तो क्या इन्हें पावर प्ले में विकेट मिलता है और अगर मिलता है तो कौन निकाल कर देता है, जरा इस पे नजर डाल देते हैं। तो यहां से आप देखोगे आरसीबी की टीम ने सिर्फ पिछला ही मैच था जब पावर प्ले के अंदर 3 विकेट निकाल दिए थे। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी लास्ट मैच के अंदर वो ये कि एक प्लानिंग के साथ में आई थी, पर दिक्कत ये थी कि प्लानिंग सिर्फ उन्होंने ओपनर्स के लिए बनाई थी, बाकी नीचे के खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग सेट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सुनील नारायण के लिए प्लानिंग की थी, उन्होंने सिर्फ फिल सॉल्ट के लिए प्लानिंग की थी। बाकी अगर आप बात करोगे श्रेयस अय्यर की या श्रेयस अय्यर के बाद के खिलाड़ियों की, वहां पे उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, वहां सिर्फ वो गेंदें डालते गए। तो यहां पे इन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि हम सुनील नारायण को जगह नहीं देंगे, उनको यॉर्कर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और हुआ भी और उन्हें विकेट भी जल्दी मिल गया था। और ऐसा ही कुछ आपको यहां पर भी देखने मिलेगा। इनकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हम कैसे भी करके अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट कर लें। तो आप कुछ भी मतलब, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पावर प्ले में विकेट जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो देखोगे तो इन्हें विकेट मिला भी नहीं था। लेकिन अगर ये स्टडी करके सही आ रहे हैं तो आप एक चीज ऐसा करना कि जब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करो तो कम से कम 2 से 3 टीमें, अगर आप ज्यादा टीमें बनाते हो तो, अगर आप ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हो तो इन 2 से 3 टीमों में ना तो ट्रेविस हेड को रखना ना अभिषेक शर्मा को रखना। रिस्क है पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरों से हटके जाना चाहते हो तो ये रिस्क उठाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ट्रेविस हेड का सिलेक्शन लगभग 80% है, वहीं अभिषेक शर्मा का भी सिलेक्शन लगभग 80% है और दोनों भी लगभग 25% कैप्टन होंगे किसी न किसी की टीम में और वाइस कैप्टन भी चॉइस भी होंगे। इसीलिए ये रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर कहीं आरसीबी ये प्लानिंग के साथ आई, अच्छे प्लानिंग के साथ आएगी, तो पॉसिबल है कि दोनों में से या तो एक या दोनों को वो जल्दी आउट करके निकाल सकती है। वैसे अगर पुरानी स्थिति देखेंगे तो 0 विकेट था, लेकिन सिर्फ लास्ट मैच की वजह से मैं कम से कम 1 विकेट तो मान के चल रहा हूं। इसके बाद एसआरएच की अगर हम बात करें, एसआरएच की तरफ देखेंगे तो इन्होंने लगभग सभी मैचेस में 1 से लेकर 2 विकेट निकाले हैं। एक आरसीबी के सामने ही जो पहला मैच इन्होंने खेला था वहां इन्हें विकेट नहीं मिला और आरसीबी ही फिर से आपको यहां नजर आ रही है। तो डुप्लेसी और विराट कोहली का रोल इंपॉर्टेंट है। अब विकेट अगर निकालते हैं तो कौन निकालता है, जरा ये देख लेना। भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा पैट कमिंस आपको मिलते हैं और 1-2 बार शहबाज अहमद का नाम है। तो ज्यादातर आपको भुवनेश्वर कुमार के चांसेस होंगे कि अगर कहीं पावर प्ले में विकेट आता है तो वो भुवनेश्वर कुमार को मिल सकता है। अब वहीं अगर हम बात करें कि दोनों टीमें जब बैटिंग करने आती हैं तो किन गेंदबाजों को ज्यादा विकेट देती हैं, जिससे हम ये तय कर सकें कि कौन कौन से गेंदबाज हमारी टीम में जरूरी से होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरसीबी के बारे में, तो आरसीबी हर मैच के अंदर 6 से 7 विकेट इनके गिर जाते हैं। लगभग 6 मतलब मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 विकेट इनके चले जाते हैं। और विकेट किसके खाते में जाता है? 10 विकेट दिए हैं इन्होंने लेफ्ट आर्म को और टी नटराजन यहाँ पे मौजूद है जो कि 8 मैचेस में 10 विकेट हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मिनिमम 1 विकेट। शहबाज अहमद 3 विकेट इन्होंने दिए हैं ऑर्थोडॉक्स को, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चांस नहीं है।
फास्ट बॉलिंग को इन्होंने दी है 14 विकेट, जो कि थोड़े से ज्यादा हैं। ऐसे में पैट कमिंस के पास में 2 विकेट का मौका है। भुवनेश्वर कुमार और एन कुमार रेड्डी को बॉलिंग मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर भुवनेश्वर कुमार के पास ज्यादा मौका होगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भुवनेश्वर कुमार सिर्फ पावर प्ले में आते हैं, डेथ ओवर में उनका एक ही ओवर आता बमुश्किल। तो इसीलिए अगर भुवनेश्वर कुमार अकेले गेंदबाजी करते हैं तो 1 विकेट, और अगर ये दोनों गेंदबाजी करते हैं तो कम से कम 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा मयंक मार्कंडे के पास में 1 विकेट का चांस बन सकता है। तो जो 6 से 7 विकेट आपको देखने मिलते हैं उसमें नटराजन का 1, पैट कमिंस के 2 विकेट, अगर ये दोनों गेंदबाजी कर रहे हैं तो 2 विकेट यहां, 2, 4, 5 और यहां 1 विकेट 6 आपको देखने मिल सकता है। और बाकी एक आधे विकेट अगर एक्स्ट्रा जाता है तो फिर या तो वो डेथ ओवर में आपको देखने मिल जाएगा, या फिर अगर स्विंग विंग हुआ या फिर बल्लेबाज गलती करता है तो उसका देखने मिल सकता है। तो इस तरह से आपको 6 से 7 विकेट लगभग देखने मिल जाएंगे। गेंदबाजों में कैप्टनसी की चॉइस में वैसे तो कोई निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसा गेंदबाज नहीं जो कि ज्यादा कर दे। लेकिन हाँ, पैट कमिंस एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको खुद से 2 विकेट का मौका है, और अगर डेथ ओवर में एक्स्ट्रा विकेट मिल जाते हैं तो ये बढ़कर 3 जा सकते हैं। तो पैट कमिंस को हम चाहें तो वाइस कैप्टन अकेला ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो लेफ्ट आर्म मीडियम को इन्होंने 7 विकेट दिए। टोटल ये हर मैच में लगभग 5 विकेट इनके गिर जाते हैं, 5 विकेट इनके कम से कम चले जाते हैं। 7 विकेट इन्होंने दिए यश दयाल को, मतलब 1 विकेट का मौका यश दयाल के पास में है। लॉकी फर्गुसन इन्होंने 5 विकेट दिए इसको, और 13 विकेट दिए राइट आर्म मीडियम को। तो फर्गुसन के पास में 50-50 वाला मौका है, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सिराज और कैमरून ग्रीन इनके पास में 1-1 विकेट का मौका है, और विल जैक कम से कम इनके पास 1 विकेट मान के चल रहा हूं, क्योंकि ऑफ ब्रेक आपको बहुत कम देखने मिलते हैं, और कर्ण शर्मा के पास में ज्यादा मौके नहीं होंगे। तो जो आपको 4 से 5 विकेट देखने मिलते हैं, जिसमें यश दयाल का 1, सिराज और ग्रीन का 1-1 विकेट, और 1 विकेट विल जैक को मिल जाना चाहिए अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो। और रही बात फर्गुसन की, तो 50-50 वाला मौका है, 1 विकेट इनको मिल जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो यहां से 1-1 विकेट के ही मौके बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हैदराबाद ने उस तरह की बैटिंग की है कि ज्यादा विकेट नहीं फेंके हैं। और अब हम चलते हैं सीधे यहां से बढ़कर कि भाई कौन कौन कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से हैदराबाद की, और हैदराबाद की तरफ से जो पहला नाम आपको मिलता है वो है अभिषेक शर्मा का। 7 मैच खेल चुके हैं और 6 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड है, ये 4 बार आ चुके हैं, हालांकि इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, और जब आरसीबी के सामने आए थे तो ये दोनों खिलाड़ी ड्रीम टीम में पहले भी शामिल थे। इसके बाद एन कुमार रेड्डी ने 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, और लास्ट मैच में भी आ गए थे क्योंकि गेंदबाजी की थी। जब जब गेंदबाजी करेंगे, यहां पर भी गेंदबाजी की थी तो ये यहां पर भी ड्रीम टीम में शामिल थे। तो जब जब गेंदबाजी करेंगे इनके चांसेस बढ़ जाएंगे ड्रीम टीम में आने के लिए। इसके बाद 3 बार आ चुके हैं एडन मार्कराम, जिसमें आरसीबी शामिल है, और होम ग्राउंड पे ये पहले भी आ चुके हैं। हेनरिक क्लासेन 4 बार आ चुके हैं, लास्ट टाइम भी आरसीबी के सामने आए थे, होम ग्राउंड पर भी आए थे, और अब्दुल समद भी शामिल हुए थे यहाँ पे, और टोटल 3 बार आ चुके हैं। देखा जाए तो जो 5 खिलाड़ी हैं टॉप 6 में से जो 5 खिलाड़ी हैं उन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई थी लास्ट टाइम जब आरसीबी के सामने इन्होंने बैटिंग की थी। अब गेंदबाजी की बात करें तो 5 बार आ चुके हैं पैट कमिंस, आरसीबी के सामने आ चुके हैं, और होम ग्राउंड पर यहां नहीं आए थे, यहां पर आ गए थे। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार 2 बार, और 1 बार उनादकट, 1-2 बार नटराजन, और सुंदर आ नहीं पाए, और 3 बार शहबाज अहमद आ चुके हैं। तो ज्यादातर तो सिर्फ पैट कमिंस अकेले गेंदबाज ऐसे हैं जो ड्रीम टीम में जगह बनाते हैं इजीली। बाकी जो गेंदबाज हैं उन्होंने ऐसा कुछ कमाल अभी तक करके नहीं दिखाया है। वहीं अगर हम आरसीबी की चर्चा करें तो आरसीबी की तरफ से मिलता है फैफ डु प्लेसिस, जो कि 4 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं 8 मैच खेलकर। एसआरएच के सामने पहले खेले थे तब आ गए थे, विराट कोहली भी आ गए थे, और विराट कोहली ने 5 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। रजत पाटीदार 3 बार आए हैं, लास्ट टाइम हैदराबाद के सामने नहीं आ पाए थे। कैमरून ग्रीन 3 बार आए हैं टोटल 6 मैचेस में से। विल जैक 3 में से 2 बार आ चुके हैं, और हैदराबाद के सामने पिछले मैच में नहीं आ पाए थे। दिनेश कार्तिक 5 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। ये दिनेश कार्तिक ने अलग ही अपना रोला बना रखा है कि लगभग ड्रीम टीम में आ जाते हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे तो इनकी गेंदबाजी बड़ी गंदी रही है। सिराज अकेले हैं जो 7 में से 3 बार शामिल हुए हैं, और एक यश दयाल है जो कि 2 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। अगर बाकी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखेंगे एज अ बॉलर तो वो बहुत कुछ खास रहा नहीं है। अब यहां से
कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अगर हम हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो यहां से आपको बहुत सारे नाम निकल कर आते हैं, लेकिन फिर भी इस मैच में मैं एक ऐसा ऑप्शन लेके चल रहा हूं कि इन दोनों के लिए सेटअप तैयार करके आएगी आरसीबी की टीम, ये बहुत हद तक क्लियर होगा। तो मैं थोड़ा सा यहां से बढ़कर यहां आना चाहूंगा और क्लासेन और एडर मार्कराम इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा मैं, जिसमें मेरे मार्कराम और क्लासेन मेरी कैप्टनसी की चॉइस में रहेंगे। फिर एन कुमार रेड्डी को मैं सिर्फ वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहूंगा, वो भी कंडीशन है इसमें एक कि इनको गेंदबाजी मिलनी चाहिए कम से कम 2 से 3 ओवर की। अगर इनको गेंदबाजी नहीं मिलती है तो फिर आपका वो वाइस कैप्टन खराब हो जाएगा। और गेंदबाजी में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप वन साइडेड लेके चल सको, सिर्फ पैट कमिंस को इस उम्मीद पे लेके चल सकते हैं कि और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इनके पास में 2 से 3 विकेट निकालने का मौका होगा। तो टोटल मिला के 3 खिलाड़ी हैं, मार्कराम, क्लासेन और पैट कमिंस। एन कुमार रेड्डी को सिर्फ वाइस कैप्टन, वो भी कंडीशन के साथ में। और रही बात इन दोनों प्लेयर की, वैसे तो ये दोनों प्लेयर कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि सेटअप तैयार करके आएगी तो पॉसिबल है कि एक को तो आउट कर ही लेगी। अगर अब हम यहाँ पे हेड को लेके चलें और वही आउट हो जाए तो फिर वो नुकसान वाली बात है। तो रिस्क वाला कॉलम है, वैसे उनको बनाएंगे हम, ऐसा नहीं कि उनको बनाएंगे नहीं, लेकिन एक जो अभी हम बात कर रहे हैं ना सिलेक्टेड फेल प्लेयर्स के बारे में, जरा वो चर्चा है। अब यहां से अगर देखें तो एक विराट कोहली और एक विल जैक, ये मेरे 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिक होंगे कैप्टनसी के लिए। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके चांसेस मैं बहुत हाई मान के चल रहा हूं, और मेरी तरफ से अगर आरसीबी इस मैच को जीतती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपको एक विल जैक का देखने मिलेगा और एक विराट कोहली का। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिक होंगे अगर आरसीबी जीतती है इस मैच को तो। और फिर इसके बाद एक कैमरून ग्रीन है जिसे हम वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टनसी नहीं सिर्फ वाइस कैप्टनसी दे पाएंगे। और गेंदबाजी में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिससे आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सको। तो यहां से 3 प्लेयर, वहां से 3 प्लेयर, 6 प्लेयर हैं, और बचे हुए जो 2-3 प्लेयर हैं जो ऑप्शनल में हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो। अब अगर लास्ट जो मैच इन दोनों टीमों ने खेला था उसके ड्रीम टीम की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी गेंदबाजी बड़ी कमजोर है। अब है इनके पास बल्लेबाजी, तो सारे बल्लेबाज मतलब 11 में से 8 बल्लेबाज जो थे ड्रीम टीम में शामिल हो गए थे। इनमें आपको मार्कराम, शर्मा, समद, हेड, डुप्लेसी, विराट, हेनरी क्लासेन और दिनेश कार्तिक शामिल है। और पैट कमिंस, मार्कंडे और लॉकी फर्गसन सिर्फ 3 गेंदबाज ऐसे थे जो कि ड्रीम टीम में शामिल हो पाए। वहीं अगर हम बात करें यहां से इस मैच के सेफ टीम के प्लेयर्स के बारे में तो मैंने क्लासेन को रखा है, विराट कोहली, मार्कराम, विल जैक, कैमरून ग्रीन और पैट कमिंस को जगह दी है। ट्रेविस हेड ऑब्लिक अभिषेक शर्मा, एक को मान के चल रहा हूं। अब चाहे वो अभिषेक शर्मा हो सकता है या फिर ट्रेविस हेड हो सकता है, क्योंकि दोनों आते ही बैट चलाएंगे। पॉसिबल है कि कुछ यहाँ पे स्लोअर वन का इस्तेमाल करके या फिर विल जैक का इस्तेमाल करके विकेट निकाला जा सकता है। इसके बाद दोस्तों डुप्लेसी, अभिषेक शर्मा और रजत पाटीदार और के नितेश रेड्डी, और इसके अलावा एम मार्कंडे आपको ये डिफरेंशियल पिक में शामिल है। इनके साथ में कुछ सिचुएशन लगी हुई है, जैसे मार्कंडे जो है इनको सेकंड इनिंग में विकेट मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये कि अगर एसआरएच की जो टीम है वो पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 200 का आंकड़ा पार करे। नितेश रेड्डी के लिए जरूरी है कि गेंदबाजी कराई जाए। पाटीदार खैर 1 डाउन आना चाहिए, सेकंड डाउन आना चाहिए। अभिषेक शर्मा 50-50 वाला मौका है, और फेफ डुप्लेसी का भी सेम कंडीशन है। इसके बाद रिस्की प्लेयर्स की बात करें तो फर्गुसन, नटराजन और सिराज मौजूद हैं जो कि रिस्की में, और तीनों गेंदबाज हैं। गेंदबाज रिस्की में ही रहने वाले हैं क्योंकि बैटिंग सरफेस हमें देखने मिलता है। अब जो टीम कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए हैं, जिसमें पहले में क्लासेन मेरा वाइस कैप्टन है, विल जैक मेरा कप्तान है। मैंने विराट कोहली, पाटीदार और डुप्लेसी को जगह दी है हेड, अभिषेक शर्मा, मार्कराम, पैट कमिंस, मार्कंडे और फर्गुसन के साथ में। ऑलमोस्ट जो हमने लास्ट मैच देखा था इन दोनों टीमों का उससे बहुत हद तक सिमिलर है, बस कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंस है। यहां पे हमने रखा है कि विल जैक को कैप्टन अगर वो गेंदबाजी करें कैमरून ग्रीन के साथ में, गेंदबाजी करना जरूरी है। और फर्गुसन और सिराज हैं, नितेश रेड्डी, शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा। जैसा हमने सोचा था कि अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनको मौका थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा हेनरी क्लासेन हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 जो कॉम्बिनेशन है जिसमें दिनेश कार्तिक है, क्लासेन के साथ में कप्तान विराट कोहली है, वाइस कैप्टन मैंने नितेश रेड्डी को रखा है। अगर कहीं पिछले मैच जैसे 2 विकेट मिल जाते हैं और बैटिंग में जो 30-40 रन आराम से करके देते हैं, अगर वैसा कुछ होता है तो फायदा होगा। अभिषेक शर्मा है, मार्कराम, विल जैक, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस, नटराजन और यश दयाल हमारी टीम में शामिल है। इसके बाद आखिरी जो कॉम्बिनेशन है जिसमें क्लासेन है, हेड, ग्रीन वाइस कैप्टन, डुप्लेसी, विराट कोहली, मार्कराम, विल जैक, पैट कमिंस, सिराज, नटराजन और मयंक मार्कंडे को टीम में जगह दी है। कोई भी चेंजेस करने होंगे या फिर कुछ और जो कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा।
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।